हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कच्चा तीवू वाले मुद्दे पर पहली बार श्रीलंका ने दिया है जवाब। बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद भारत के साथ बेहतरीन रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बताएंगे आखिर जब ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आ रहा है तो पाकिस्तान वाकई में चाहता क्या है भारत से, बताएंगे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हरकत पर भारत के जयशंकर जी के बाद अब रणधीर जायसवाल ने सबसे बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आम आदमी पार्टी इन नेताओं की होगी गिरफ्तारी। बताएंगे कौन है वो 4 आम आदमी के नेता, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से और बेहतरीन तरीके से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कच्चा तीवू मुद्दा सुलझ गया है। इस पर बुद्धिमान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार श्रीलंका ने इस मुद्दे पर दिया है जवाब। आपको बता दें, कच्चा तीवू द्वीप विवाद पर पहली बार श्रीलंका ने प्रतिक्रिया दिया है। श्रीलंका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कच्चा तीवू विवाद अब सुलझ चुका है और इस पर दोनों देशों के बुद्धिमान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी कांग्रेस और डीएमके पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि 1974 में कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। इस कारण आज भारतीय मछुआरों को परेशानी हो रही है। श्रीलंकाई नौसेना आए दिन इस द्वीप के आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, एशियाई नेट न्यूज एबल से बात करते हुए श्रीलंकाई सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी ने कहा कि कच्चा तीवू के मुद्दे को उठाना भारत का मामला है, न कि कोलंबो का। भारत और श्रीलंका ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 1974 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारी ने कहा कि कच्चा तीवू द्वीप जाफना साम्राज्य का हिस्सा था और दोनों देशों के बुद्धिमान व्यक्तियों ने 1970 के दशक में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया कि इस समय टिप्पणी करना अनुचित होगा क्योंकि दोनों देशों में चुनाव नजदीक है। तो वहीं 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्चा तीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया था। पाकिस्तान जल डमरू मध्य से एडम ब्रिज तक के ऐतिहासिक जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1 अप्रैल को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सरकार ने उस क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के अधिकार छीन लिए हैं और इसके लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है। ऐसे में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारी खबरों का भी बहुत बड़ा पहल है कि भारत की सरकार मछुआरे के मुद्दों को अब उठा रही है, क्योंकि आपको लगातार हमारे चैनल पर खबरें मिलती होंगी कि आज इतने मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। कभी 6, कभी 8, कभी 23, कभी 18, इस प्रकार से मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता था, कभी 30 मछुआरों को। और हमने लगातार ये बात कही थी और आप लोगों ने भी कमेंट के माध्यम से कहा था कि इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को। क्यों आखिर लगातार भारत के ही क्षेत्र में श्रीलंका भारतीय मछुआरों को पकड़ रहा है, जबकि आज कच्चा तीवू अगर वो भारत का हिस्सा श्रीलंका को नहीं दिया गया होता तो आज मछुआरे अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे होते और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता और ना ही वो श्रीलंका नौसेना के द्वारा पकड़ में आता, ना ही उनकी इतनी हिम्मत होती कि वो भारतीय मछुआरों को पकड़ना तो दूर देख तक नहीं सकते थे। बहरहाल ऐसे में अब मोदी सरकार ये बड़ा मुद्दा उठा रही है और कच्चा तीवू को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बहरहाल इस पर एक बार फिर से हम आपकी राय लेना चाहते हैं दोस्तों, क्या कच्चा तीवू पर भारत की मोदी सरकार को श्रीलंका के साथ बातचीत करके वापस लेना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद दिया बड़ा बयान। कहा भारत में आम चुनाव के बाद दोनों देशों के रिश्ते हो सकते हैं बेहतर। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत में आम चुनाव के बाद पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है। आसिफ ने सोमवार को कहा कि भारत में चुनाव के बाद उससे हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी पृष्ठभूमि है। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है जब किसी पाकिस्तानी मंत्री ने, ऑफिशियल मंत्री ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की बात कही है। इससे पहले विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इशाक डार ने कहा कि देश की नई सरकार स्थानीय व्यापारियों की मांगों के सम्मान में भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू कर सकती है। डार के बयान से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ने एक्स पर बधाई संदेश के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था। बहरहाल ऐसे में पाकिस्तान अब समझ चुका है कि जब तक भारत के साथ उसके व्यापार साझा नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान गर्त में से ऊपर नहीं आ सकता, माइनस से 0 पर भी नहीं आ सकता। ऐसे में उसको पता है कि किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन के साथ भारत के साथ व्यापार करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने लाखों हाथ पैर मारकर देख लिए। भारत में आतंकवाद फैलाया, आतंकी हमले करवाए, उसको लगा कि विदेशों से उसको फंड मिलेगा और उन फंडिंग से वो पाकिस्तान की ग्रोथ को आगे लेकर जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। आज पूरी दुनिया के नजर में पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान बनकर रह गया है। बहरहाल पाकिस्तान की तृप्ति को, पाकिस्तान के इस तृष्णा को लेकर आपकी क्या राय होगी जो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है? क्या भारत पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को मानेगा? जबकि भारत की एक ही कंडीशन है कि आतंकवाद मुक्त होकर तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने पूर्व में जो दर्द दिए है भारत को, आखिर कैसे अपना भारत उन दर्द को भुला सकेगा, उस पुलवामा को भुला सकेगा, उस बड़े बड़े आतंकी हमलों को भूल सकेगा? साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की बड़ी हरकत पर भारत की दो टुक कहा अपना नाम देने से सच्चाई बदलने वाली नहीं। जी हाँ, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने के प्रयास से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नए नामों की चौथी सूची जारी करने के बाद मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने के प्रयासों पर कायम है। हम चीन द्वारा किए गए इन प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। स्थानों का नाम बदलने से ये वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। तो वहीं जयशंकर जी ने भी कहा कि भारत को चीन से आर्थिक मुकाबले के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर देना होगा ध्यान और पन्नू मामले की जांच पर भी जयशंकर जी ने दिया है अपडेट। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को कहा कि आर्थिक मोर्चे पर चाइना से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा ये एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने से पहले की सरकारों ने नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव के चलते नई दिल्ली बीजिंग संबंधों में विसंगति पैदा हुई है और भारत की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता नहीं होगी तब तक दोनों एशियाई शक्तियों के बीच संबंधों में सुधार नहीं होगा। अगली खबर बता दें जिनपिंग की धमकी से शहबाज शरीफ के छूटे पसीने, चीनी नागरिकों को दी फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश में काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा देने का वादा किया है। पिछले सप्ताह एक सुसाइड हमले में चीन के 5 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। सोमवार को उनके शव इस्लामाबाद से चाइना पहुंचाए गए। शहबाज का चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का वादा तब सामने आया है जब चीन की सरकार ने हमले पर पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में अपने नागरिकों की सुरक्षा देने की मांग की थी। अपुष्ट खबरें हैं कि चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि अगर उससे ये काम नहीं होता तो वो खुद ही अपने नागरिकों को सुरक्षा देगा। 26 मार्च को 5 चीनी श्रमिक और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई। हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार उनकी बस से टकरा दी थी जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इस मामले में तुरंत जांच बैठाई। इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोमवार को चीनी दूत जियांग जेंदोंग के साथ दासू बांध परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों से मिलने के लिए पहुंचे। शहबाज ने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी कोहिस्तान जिले में दासू का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान शरीफ ने श्रमिकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें अमेरिका में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर सांसदों ने लिखा पत्र, FBI से मांगा जवाब। जी हाँ, अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है, साथ ही मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इस तरह की कई खबरें सामने आई हैं जहां खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अब इसको लेकर सांसदों ने चिंता जताई है। अमेरिका में 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों ने न्याय विभाग और संघीय जांच एजेंसी से इस साल देश में हिंदुओं के खिलाफ हुए घृणा आधारित अपराधों और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी पर विवरण मांगा है। इन सांसदों में राजा कृष्ण मूर्ति, रॉ खन्ना, श्री थानेदार, प्रमीला जयपाल और अमी बेरा शामिल है। जी हाँ, भारतीय अमेरिकी सांसदों ने न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के क्रिस्टन क्लार्क को लिखा कि न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक मंदिरों पर हमलों की घटनाओं ने हिंदू अमेरिकियों को गहरी चिंता में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित समुदायों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि इन घटनाओं में शामिल संदिग्धों का कोई सुराग नहीं है, जिससे कई लोग डर और भय में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा जोर डालें तो पन्नू पर सिर्फ हत्या की कोशिश की गई थी, वो भी कथित तरीके से हत्या की कोशिश की गई थी। उसके बावजूद इतना बवंडर मचा दिया FBI ने, अमेरिका की सरकार ने, और लगातार इस मामले में जांच चल रही है। और लगातार परसों भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान दिया और लाल रेखा पार ना करने की धमकी भी दी। लेकिन मंदिरों में जो हमले हुए हैं, हिंदुओं की जो हत्याएं हुई हैं अमेरिका में, उस पर अमेरिका की पूरी सरकार चुप बैठी है। अमेरिका का FBI डिपार्टमेंट चुप बैठा हुआ है। इवन यहाँ पर अपील करना पड़ रहा है कि आप इस मैटर को भी देखें, उनको फोर्स करना पड़ रहा है कि आप इस मैटर को देखें, उसके बावजूद भी वो देखने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका की हर चीज में दोहरी नीति को लेकर सिर्फ अपना ही फायदा जहां हो उस मुद्दे को लेकर कार्य करता है, बाकी और चीजें गलत में जा रही हो या बर्बाद हो रही हो तो होने दे, ये वाली नीति। और आपकी क्या राय हो दोस्तों अमेरिका को लेकर बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश के बाद म्यांमार अंडमान से 55 किलोमीटर दूर बनाया नया सैन्य अड्डा। भारत के एक और पड़ोसी का चीन से रिश्ता। दरअसल बांग्लादेश में चीन की पनडुब्बियों के लिए विशाल नेवल बेस बनाने के खुलासे के बाद अब म्यांमार में एक सैन्य अड्डे ने
भारत की टेंशन बढ़ा दी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि म्यांमार की सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने कोको द्वीप समूह पर दूसरे सैन्य एयरक्राफ्ट के हैंगर का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया है। इससे म्यांमार की सेना की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे उसके इरादों को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। इस सैन्य अड्डे का निर्माण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है, जो नई दिल्ली के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। ऐसी अफवाह है कि इस सैन्य अड्डे को चीन ने बनाया है, जहां चीनी खुफिया एजेंसी का अड्डा भी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। जी हाँ, यानी कि चीन लगातार पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ करता ही रहता है, खास करके भारत को घेरने के लिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान को आखिर चैन कहां, अब कनाडा ने भी नहीं बख्शा, पाकिस्तान को लगा दिया चुनाव में दखल के गंभीर आरोप। जी हाँ, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पाकिस्तान पर उसके यहाँ आम चुनाव में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। कनाडा ने पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया है जो उसके यहाँ विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हो सकते हैं। कनाडाई सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि उसके यहाँ 2019 और 2021 के चुनाव में विदेशी मुल्कों द्वारा दखलंदाजी की गई। पिछले सप्ताह ही इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई, जिसकी कनाडा के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कनाडाई सरकार इससे पहले अपने यहाँ चुनाव के दौरान दखलंदाजी का आरोप चीन, रशिया और भारत पर भी लगा चुका है। फरवरी महीने में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने यहाँ चुनाव के दौरान संभावित दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए। कनाडा की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पीएम ट्रूडो ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और जांच पैनल का गठन किया था। ट्रूडो ने पहले चाइना और भारत पर चुनाव के दौरान दखलंदाजी का आरोप लगाया था। ऐसा कहा था कि वो भारत की उसके चुनाव में संभावित भूमिका की जांच करेगा। जी हाँ, पाकिस्तान पर कनाडाई सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोप कोई नए नहीं है। अगस्त 2018 में टोरंटो में भी पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत इमरान सिद्दीकी पर कनाडाई पत्रकार को धमकाने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में मच गई खलबली। एशिया का टाइगर कौन, पाकिस्तानियों ने खुद दिया इसका जवाब। बता दें, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने जब भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की जनता से सवाल किया तो वे पाकिस्तान का राज खोलने लगे। पाकिस्तानी व्यापारी ने बताया कि सऊदी अरबिया में पाकिस्तानी चावल को दोबारा पैक करके इंडियन राइस के नाम से बेचा जाता है। पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ का सामान कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हम कितना भी बेहतर सामान क्यों ना बनाए, लेकिन विदेशों में माना जाता है कि यह डुप्लीकेट होगा। इसी वजह से विदेशों में पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब है। पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि क्वालिटी के मामले में पाकिस्तान का आम सबसे बेहतर होता है, लेकिन वो भी विदेशों में इंडिया के नाम से बिकता है। एक दूसरे शख्स ने बताया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट देखने के बाद हमें विदेशों में किनारे खड़ा कर दिया जाता है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि जब तक पाकिस्तान के लोग ईमानदार नहीं होंगे, ऐसी हालत पाकिस्तान की बनी ही रहेगी। जी हाँ, वहीं पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत का डिफेंस निर्यात आज अगर बढ़ रहा है तो उसमें उसकी क्वालिटी होगी। शख्स ने कहा कि भारत के लोग विदेशों में अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, जिसकी वजह से भारत के सामान की दुनिया में भारी मांग है। यानी पाकिस्तानी व्यापारी भी मानते हैं कि भारत क्वालिटी के साथ जी रहा है, क्वालिटी के साथ भारत कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता। ऐसे में पाकिस्तानी व्यापारी भारत का लोहा मान रहे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में अमेरिका ने कर दिया टॉप, भारत ने सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, और चाइना कितने नंबर पर सब आपको बता दें। 2024 के विश्व के शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की लिस्ट आते ही चर्चा में आ गई। इस लिस्ट को यूएस न्यूज की तरफ से जारी किया गया है। जी हाँ, दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 बना हुआ है। अमेरिकी बाइडेन सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन परियोजना पर खूब काम कर रहे हैं। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बेहतर काम किया है। जी हाँ, 5 मानदंड के आधार पर तय किया जाता है कौन सा देश सबसे ताकतवर है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस न्यूज की पावर सब रैंकिंग लिस्ट बनाई गई, जिसमें पहला आधार है नेता, दूसरा आर्थिक प्रभाव, तीसरा राजनीतिक प्रभाव, चौथा मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। दोस्तों, चाइना 2024 में दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों में दूसरे स्थान पर है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का दायरा बढ़ रहा है, इससे अधिक देश इस परियोजना में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत के लिए दुख भरी भी खबर है। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के टॉप 10 लिस्ट में शामिल तक नहीं है। दोस्तों, उसे 12वां नंबर मिला है। इस लिस्ट में भारत का सबसे खास दोस्त इजराइल 11वें नंबर पर है, जबकि भारत 12वें नंबर पर है। रिपोर्ट का कहना है कि किसी देश की जनसंख्या का साइज उसकी पावर रैंकिंग पर प्रभाव डाल सकता है और यही कारण है कि आज भारत अभी 12वें पायदान पर मौजूद है। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि भारत अगर 12वें नंबर पर है तो भारत का पड़ोसी, दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान कितने नंबर पर है। तो आपको बता दें, इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया गया है। पाकिस्तान उस मापदंड पर ही नहीं खड़ा उतरा कि उसकी रैंकिंग की जाए। जी हाँ, बहरहाल टॉप 10 में वो कौन कौन से देश हैं, कितने कितने नंबर पर, उसकी पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, जर्मनी, यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरबिया, यूएई, इजराइल, उसके बाद 12वें नंबर पर है भारत। जी हाँ, इस
पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसे में कितनों को लगता है कि इस लिस्ट को तैयार करने में कुछ न कुछ मिस्टेक या फिर पक्षपात की गई है, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कश्मीर पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी, 3 आतंकवादी हुए अरेस्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस सोपोर ने दावा किया है कि उसने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सोपोर में 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे एक पिस्तौल और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने सेना 22RR और CRPF 179 BN के साथ फ्रूट मंडी क्रॉसिंग पर स्थापित एक संयुक्त चौकी पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को मौके से भागने का प्रयास करते देखा, लेकिन सतर्क संयुक्त दल ने उन्हें चालाकी से पकड़ लिया। नेक्स्ट खबर बता दें, जहां पर बाबा रामदेव के पतंजलि को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तो बाबा रामदेव ने कहा हम माफी मांगते हैं, गलती हो गई। जी हां, कोर्ट ने कहा कार्रवाई तो होगी, तैयार रहें। दरअसल बता दें क्या है मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार 2 अप्रैल पतंजलि आयुर्वेदिक के भ्रामक विज्ञापन मामले में कंपनी के को फाउंडर बाबा रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन भ्रामक है और देश के कानून के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि कार्रवाई होगी, इसके लिए तैयार रहें। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असहानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पिछले महीने पतंजलि द्वारा मांगी गई माफी को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी माफी से खुश नहीं है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहां है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों यानी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण बिना शर्त माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। वो मानते हैं कि उनसे गलती हो गई है। वकील ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहते थे और वो दोनों लोग अदालत में मौजूद हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस मुद्दे पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। शराब घोटाले के मामले में 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह। जी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आबकारी नीति घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत याचिका पर दलील देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, इसके साथ ही मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले पर कोई टिप्पणी न करें। तो वही आपको अंतिम खबर बता दें, लोकसभा से पहले 4 और आम आदमी पार्टी नेताओं की होगी गिरफ्तारी। आतिशी ने लिए सभी के नाम। दरअसल दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले 2 महीनों में वे 4 और आम आदमी पार्टी नेताओं यानी सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। जी हाँ, बीजेपी ने मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया और अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि कल ईडी ने एक बयान के आधार पर सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम कोर्ट में लिया जो 1.5 साल से ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्ज शीट में है, ये बयान सीबीआई की चार्ज शीट में भी है। तो फिर इस बयान को उछालने की वजह क्या थी? जी हाँ, इस बयान को उठाने की वजह ये थी कि अब बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के होते हुए भी जेल में आम आदमी पार्टी अभी भी एकजुट और मजबूत है। अब वे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की अगली पंक्ति को जेल में डालने की योजना बना रहे हैं। ये बयान था दोस्तों आतिशी का। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, क्योंकि ये फैसला कोर्ट का है, ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट देखेगी कौन गुनहगार है कौन नहीं, लेकिन हर बार की तरह हम यही कहेंगे कि जो पार्टी चली थी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आज जेल में बंद होती नजर आ रही है। इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।